This video is the second part of the video named Changes During Evolution of Man. इस टॉपिक के अंदर हमने दो तरह के चेंजेस की बात की थी, बायोलॉजिकल एंड कल्चरल। तो बायोलॉजिकल चेंजेस हमने लास्ट लेक्चर में देख लिए और इस लेक्चर में हम कल्चरल चेंजेस ड्यूरिंग इवोल्यूशन ऑफ मैन को देखेंगे। अगेन ये नोट्स अपाला मिश्रा मैम के हैं और सफिशिएंट नोट्स हैं अगर आप टर्म बाय टर्म वर्ड बाय वर्ड समझते हुए चल। तो चलिए, क्वेश्चन कुछ इस तरह से आता है, इलूसिडेट बायोलॉजिकल एंड कल्चरल फैक्टर्स इन ह्यूमन इवोल्यूशन। ठीक है, तो बायोलॉजिकल पार्ट हमने ऑलरेडी कर लिया लास्ट वीडियो में, आप ज़रूर से देख लीजिए, और कल्चरल फैक्टर्स हम यहाँ देखने वाले हैं। देखिए, इंट्रोडक्शन में मैम ने एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट का नाम दिया है जो कि काफ़ी टिपिकल नेम है और इसे ढूंढना थोड़ा मुश्किल भी है। आई गेस इसमें एक ई मिसिंग है, बट अगेन आप यहाँ पे किसी और का भी डेफिनेशन दे सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू टर्मेन एंड अदर्स, एट ऑल का मतलब होता है एंड अदर्स, ह्यूमन इवोल्यूशन इज़ एन इंटरेक्शन ऑफ बोथ बायोलॉजिकल एंड कल्चरल इवोल्यूशन। और अगर आपको थोड़ा सा डाउट लग रहा है, इसके बारे में नहीं पता, तो आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली लिख सकते हैं, ह्यूमन इवोल्यूशन इज़ एन इंटरेक्शन ऑफ बोथ बायोलॉजिकल एंड कल्चरल इवोल्यूशन। दोनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं, बायोलॉजिकल और कल्चरल इवोल्यूशन, दोनों सेपरेट नहीं है। ठीक है, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन लीड्स टू कल्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ कल्चर फर्दर इन्फ्लुएंसेस द डायरेक्शन ऑफ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। ठीक है, समझ रहे हैं, दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करता है। नेक्स्ट है होमिनाइजेशन, जो हमने पिछले लेक्चर में देखा था। होमिनाइजेशन का मतलब क्या था कि कोई भी वो चेंज जो ह्यूमन बनने के तरफ हमें ले जाता है उसे हम होमिनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, प्रोसेस, उस प्रोसेस को होमिनाइजेशन कहते हैं जिससे हम ह्यूमन बने। तो कल्चरल इवोल्यूशन हुआ है इसमें, होमिनाइजेशन प्रोसेस में, और बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। और यहाँ पे एक एरो की मदद से दिखाया गया है कि बायोलॉजिकल इवोल्यूशन लीड्स टू कल्चरल इवोल्यूशन, क्योंकि पहले बायोलॉजी थोड़ा सा चेंज हुआ हमारा, तो हमारे अंदर कल्चर डेवलप करने का एक स्कोप जागा और हम धीरे धीरे कल्चर डेवलप करने की कोशिश करने लगे। और जैसे जैसे हमारा कल्चर डेवलप होने लगा तो वो फर्दर इन्फ्लुएंस करने लगा हमारे बायोलॉजिकल इवोल्यूशन को। इसको हम आगे बहुत डिटेल में समझने वाले हैं। फॉर एग्जांपल, यूज़ ऑफ फायर, टूल यूजेस और लैंग्वेज, ये कल्चरल इवोल्यूशन का पार्ट। फायर को यूज़ करना, उसको कैसे कैसे हम लोग किस सिचुएशन में यूज़ करते हैं, ये हमने अपने पूर्वजों से सीखा है और आज हम बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पे आ गए। टूल यूजेस में भी पीढ़ी दर पीढ़ी नए नए टूल्स हम सीखते आ रहे हैं, पुराने टूल्स हम अपने एंसेस्टर से सीखते आ रहे हैं। लैंग्वेज तो है ही पूरा कल्चरल चीज़, लैंग्वेज हम हमेशा अपने सोसाइटी से सीखते हैं। बायोलॉजिकल में इरेक्ट पोस्चर देख लिया था हमने, बाइपेडलिज्म देख लिया था, इंक्रीज्ड क्रेनियल कैपेसिटी देख लिया था। ये सब हमारे बायोलॉजिकल चेंजेस हैं। दस इट इज़ अ डबल रीइंफोर्स्ड फीडबैक लूप। यहाँ पे आप देख रहे हैं दो बार फीडबैक एक दूसरे को जा रहा है, तो ये इसलिए इसको यहाँ पे कह दिया गया कि ये डबल रीइंफोर्स्ड फीडबैक लूप है। ठीक है, अब देखते हैं कल्चरल फैक्टर्स कैसे कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे बायोलॉजिकल फैक्टर्स को। आइए शुरू करते हैं। पहला, हंटिंग का अगर हम एग्जांपल लें तो हंटिंग एक कल्चरल प्रोसेस है और इसमें रिक्वायर्स स्ट्रैटेजी एंड डिवीज़न ऑफ लेबर। सोचना पड़ता है दिमाग से कि कैसे हंटिंग करना है, तो सोचने का जब भी काम होगा तो दिमाग पे जोर पड़ेगा। ठीक है, प्रेशर ऑन ब्रेन। तो उससे क्या हुआ, धीरे धीरे हम लोग को महसूस हुआ कि हमें सोचने की आवश्यकता ज़्यादा है। तो हमारा इवोल्यूशन उसी तरह से हुआ कि फ्रंटल लोब जो है वो बढ़ गया। फ्रंटल लोब तो दिमाग का आगे वाला हिस्सा जो थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग करता है। साइज़ ऑफ ब्रेन भी थोड़ा सा बड़ा हुआ, क्योंकि ज़्यादा बड़ा साइज़ का ब्रेन रहेगा, ज़्यादा न्यूरॉन्स रहेंगे, ज़्यादा अच्छा थिंकिंग होगा। सॉरी। नेक्स्ट है, जब साइज़ ऑफ ब्रेन इंक्रीज़ हुआ तो साथ ही साथ हेड साइज़ भी इंक्रीज़ हुआ। टोटल जो स्कल के साथ हमारा हेड है वो इंक्रीज़ हुआ, यानी बच्चों में भी वो इंक्रीज़ हो गया। तो बच्चों का भी हेड साइज़ इंक्रीज़ हुआ और उससे क्या हुआ
कि डिफ़िकल्टी इन गिविंग बर्थ टू मेंटली मैच्योर ऑफस्प्रिंग। अब एडल्ट का ब्रेन साइज़ जितना बड़ा था उतना बड़ा तो बच्चों का अगर हो जाए तो फिर बर्थ लेने में काफ़ी दिक्कत हो जाएगा। तो बर्थ के टाइम पे बहुत इमेच्योर बेबी का जन्म होना शुरू हुआ, जिसका ब्रेन बहुत ही छोटा था रिस्पेक्टिवली कि वो कितना बड़ा होने वाला है, और फिर भी हेड साइज़ काफ़ी बड़ा था। मतलब कि मेंटली मैच्योर तो नहीं ही हो पा रहा था। मेंटली मैच्योर बच्चों को जन्म देना बहुत मुश्किल था, क्योंकि मेंटली मैच्योर होने में ब्रेन साइज़ काफ़ी बड़ा चाहिए। उतना बड़ा बच्चा जन्म नहीं ले सकता उतना बड़ा ब्रेन के साथ। तो छोटा ब्रेन के साथ जन्म लेता है तो उसका मेंटल मैच्योरिटी कम होता है। लेकिन फिर भी जो ब्रेन का साइज़ बड़ा, उसकी वजह से क्या हुआ, वाइडनिंग ऑफ हिप रीजन इन फीमेल्स। आपने नोटिस किया होगा फीमेल्स का जो वेस्ट का रीजन होता है वो थोड़ा सा वाइड होता है रिस्पेक्टिव ऑफ मेन, बिकॉज वैसा उनका बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर भगवान ने बनाया है या गॉड ने बनाया है कि उनको जो बेबी को कैरी करना है अपने वूम्ब में, और फिर 9 महीने बाद धरती पर जब वो जन्म लेते हैं तो उस प्रोसेस में उतना स्पेस वहाँ होना चाहिए कि वो बच्चा डेवलप कर सके। ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल डिस्टिंक्शन बिटवीन मेल एंड फीमेल दिखने लगा, काफ़ी ज़्यादा हो गया जैसे जैसे हमारा इवोल्यूशन हो। आप देखिएगा हॉर्स, मेल हॉर्स और फीमेल हॉर्स, अदर देन बॉडी हेयर, आप आसानी से उनके बॉडी बिल्ड से नहीं बता सकते ये मेल है या फीमेल। मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन मेल हमारे ह्यूमंस में मेल फीमेल में मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस अच्छे से पता चलता है। फिर नेक्स्ट देखिए हंटिंग। हंटिंग अभी हमने पीछे देखा था स्ट्रैटेजी और डिवीज़न ऑफ लेबर की वजह से कैसे साइकिल चला। अब नेक्स्ट देखते हैं हंटिंग। रॉ फूड हम लोग पहले खाते थे हंट करके, फिर डिस्कवरी ऑफ फायर किया हमने। अचानक से गलती से हुआ या कैसे हुआ इस पर डिबेट नहीं है, बट हमने डिस्कवरी ऑफ फायर किया। कुक्ड फूड खाने लगे उसके बाद, फायर के आने के बाद। फिर कुक्ड फूड खाने के बाद लेस स्ट्रेन ऑन जॉज, हमारे जबड़े पे कम जोर पड़ा। चेंज इन कंटूर ऑफ फेस, अब जबड़ा उतना मजबूत नहीं चाहिए, जब खाना पका हुआ है ऑलरेडी तो जबड़ा का शेप भी चेंज हुआ, थोड़ा फ्लैट हुआ हमारा फेस। प्रोग्नेथिज्म जो था एप्स और मंकीज़ में, जो स्ट्रॉन्ग एकदम मसल्स वाला फेस था, वो थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ और हमारा फेस जो है वो ऑर्थोग्नेथस हो गया, मतलब स्ट्रेट एंड प्लेन हो गया। ठीक है। ऑर्थोग्नेथस एंड स्मॉलर टीथ, देखिए यहाँ पे लिखा है ऑर्थोग्नेथस फेस हो गया, मतलब हम लोग का फेस स्ट्रेट हो गया और टीथ छोटे हो गए। प्रोग्नेथिज्म मतलब प्रोट्रूडेड जॉ होता है, और ऑर्थोग्नेथस मतलब स्ट्रेट फेस होता है आपको। ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे कैसे हमारा जो खाने का हैबिट है, जो कि कल्चरल चीज़ है, वो हमारे बायोलॉजिकल इवोल्यूशन को अफेक्ट करता है। यहाँ पे क्लियरली आप दिखा सकते हैं एग्जांपल्स। वहीं पे यहाँ पे एक चीज़ काटा हुआ है टूल यूजेस वाला, तो आप इसको लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं कि टूल यूजेस से हमारे हैंड जो है वो ऑक्यूपाइड हो गए तो हम बाइपेडलिज्म चलने लगे। ये उतना सब्सटेंशिएट करना आसान नहीं है, इसलिए इसको मैम ने काट दिया है कि क्यों बाइपेडलिज्म हम लोग करने लगे। खैर, अब देखिए हाउ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन इन्फ्लुएंस कल्चर। ऊपर हमने देख लिया हाउ कल्चरल इवोल्यूशन इन्फ्लुएंस बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। अब हम देख रहे हैं हाउ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन इन्फ्लुएंस कल्चर, सेम अपोजिट। ए जो है इरेक्ट पोस्चर एंड बाइपेडलिज्म, हैंड्स फ्री। इरेक्ट पोस्चर और बाइपेडलिज्म करने से हमारे हाथ फ्री हो गए। जब हाथ फ्री हो गए तो हमने उन हाथों से टूल बनाया। इनिशियल जो मैन ह्यूमन बींग्स थे वो उन्होंने केव पेंटिंग बनाया। ठीक है। तो कल्चर डेवलप हुआ, बेसिकली कहना ये चाह रहे हैं। तो पहले आया हमारा इरेक्ट पोस्चर और बाइपेडलिज्म, उससे हमारा कल्चर डेवलप हुआ। इंक्रीज इन ब्रेन साइज, ब्रेन का साइज बढ़ने से क्या हुआ, बर्थ ऑफ नॉट फुल्ली मैच्योर बेबीज़। ब्रेन इतना बड़ा हो गया कि बर्थ के समय उतना बड़ा ब्रेन के साथ बच्चों को जन्म देना संभव नहीं था, तो ब्रेन साइज़ छोटा रहता है बच्चों का, जिसकी वजह से वो मेंटली मैच्योर नहीं होते हैं। अब मेंटली मैच्योर नहीं रहते हैं तो वो डिपेंडेंट हो जाते हैं अपने मदर पे, और मदर चाइल्ड का बॉन्ड स्ट्रांग हो जाता है।
स्टेबल बॉन्ड बिटवीन मेल एंड फीमेल रिक्वायर्ड। अब मदर को चाइल्ड को केयर करना है तो मदर तो बिजी हो जाती है चाइल्ड के केयर में, तो फैमिली तो उन मदर को कौन संभालेगा, तो उसका जो हस्बैंड है वो संभालेगा। ऐसा मतलब पहले जब कोई वैसा इक्वालिटी फेमिनिज़म नहीं था तब की बात हो रही है, तो मेल और फीमेल का जो बॉन्ड था वो बहुत स्ट्रांग होना ज़रूरी हो गया, अदरवाइज़ ना चिल्ड्रन सर्वाइव करेगा ना मदर सर्वाइव करेगी। तो इसके लिए कौन सा कल्चर डेवलप हुआ, फैमिली का कल्चर डेवलप हुआ, मैरिज का कल्चर डेवलप हुआ, किनशिप रिश्तेदारी क्लोज रिलेटिव्स, इनका कल्चर डेवलप हुआ। सॉरी तो कैसे आपने देखा इंक्रीज इन ब्रेन साइज एक बायोलॉजिकल फिनोमेना था, उससे फैमिली मैरिज और किनशिप डेवलप हुआ। अब देखिए डेवलपमेंट ऑफ ब्रोका एरिया एंड हायोइड बोन, ठीक है। तो ये क्या है, लैंग्वेज से रिलेटेड है, ठीक है। ब्रोका एरिया ब्रेन में यहाँ पे कहीं पे होता है, ठीक है। ये फ्रंट पार्ट है ब्रेन का, ये बैक पार्ट है। यहाँ पे ब्रोका एरिया था जो स्पीच से रिलेटेड है, वो डेवलप हुआ। उससे क्या हुआ, सिंबॉलिक थॉट एंड कम्युनिकेशन हम लोगों ने शुरू किया। धीरे धीरे कम्युनिकेशन शुरू हुआ। एक ही बार हम लोग हिंदी, संस्कृत और तमिल नहीं बोलने लगे। पहले हम लोग सिंबॉलिक वे में कम्युनिकेट करते थे, फिर उसके बाद लैंग्वेज डेवलप हुआ। और ये हायोइड बोन कॉम्प्लेक्स क्या है, ये देखिए, ये हमारा स्कल है, ये हमारा लोअर जॉ का मैंडिबल है, और ये जो है ये नेक से जो शुरू होता है वर्टेब्रा, तो सबसे ऊपर में होता है हायोइड बोन, ठीक है। एक हड्डी है बेसिकली जो कि स्पीच में बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो वही है हायोइड बोन। दस इन्वायरमेंट एंड जेनेटिक फोर्सेस कंबाइन टू कॉज वेरिएशन इन ह्यूमन बायोलॉजी लीडिंग टू बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। तो इन्वायरमेंट और जेनेटिक फोर्स जो है वो साथ मिलकर वेरिएशन करते हैं हमारे साथ। आपको शायद पता होगा कि इन्वायरमेंट कैसे हमारे डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है नेचुरल सिलेक्शन वगैरह के थ्रू, और उससे जो है वेरिएशन आता है ह्यूमन बायोलॉजी में, जिससे कि बायोलॉजिकल इवोल्यूशन होता है, और उस इवोल्यूशन से कल्चर बनता है जो फर्दर लीड करता है बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में। मतलब ऐसे इन्वायरमेंट जो है वो चेंज किया हमारे बायोलॉजी को, तो उससे हुआ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, ठीक है। और फिर बायोलॉजिकल इवोल्यूशन चेंज किया हमारे कल्चर को, और कल्चर से फिर हम लोग बायोलॉजिकल इवोल्यूशन अपना, मतलब ये साइकिल ऐसे बनता है, ये वाला और ये इन्वायरमेंट वाला अलग, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कैसे दोनों एक दूसरे को इम्पैक्ट करता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया हो बोथ बायोलॉजिकल एंड कल्चरल इवोल्यूशन क्या क्या हुआ। ये लास्ट लेक्चर में मैंने डील किया, ये इस लेक्चर में मैंने डील किया, और तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।